Good morning, students. Welcome to 10th class. The topic is, the subject is democratic politics. Part 2, we have power sharing. What is power sharing? It's chapter 1. Power sharing. Power means सत्ता और sharing means इसको बंटवारा, भाग करना, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. तो पावर शेयरिंग किसे कहते हैं? पावर शेयरिंग कहते हैं कि जब सत्ता को हाथ में जो पावर है उसको डिफरेंट विंग्स में शेयर करना, डिफरेंट विंग्स में बांट देना, ठीक, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटना. तो पावर शेयरिंग, यहाँ पे बात होती है कि पावर शेयरिंग कैसे किया जाए, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे है कि स्टोरी ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. तो कह रहा है बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़. बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में जिसका की जनसंख्या 1 करोड़ है. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. और ये जो 1 करोड़ का पॉपुलेशन है वो हरियाणा जो स्टेट हमारी है उसकी आधा पॉपुलेशन का है. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें 59% स्पीक्स डच लैंग्वेज. उस 59% स्पीक्स डच लैंग्वेज, 40% स्पीक्स फ्रेंच एंड रिमेनिंग 1% स्पीक्स जर्मन. तो यहाँ पे जो लोग हैं बेल्जियम में 59% और 1 करोड़ जो टोटल पॉपुलेशन है वो डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% बाकी वो जर्मन भाषा बोलते हैं. तो नीचे दिए गए मैप में कह रहे हैं लुक एट द मैप बिलो टू नो द लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ बेल्जियम. द माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल. यहाँ पे कह रहे हैं जो फ्रेंच कम्युनिटी है 40% जो कि माइनॉरिटी है एज कम्पेयर टू 59% ऑफ डच, वो दे वर रिच एंड पावरफुल. सो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. चूँकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच है और पावरफुल है तो दे गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. तो चूँकि वो अमीर है, रिच है, पावरफुल है तो उनको जो है जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और शिक्षा में क्षेत्र में जो काम हुआ है उसका बेनिफिट्स, उसका फ्रूट्स ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो एंजॉय कर रहे थे. दिस क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s एंड 60s. तो ये जो डोमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है इन द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इससे क्या हुआ, इससे टेंशन क्रिएट हो गया. और जो 59% जो डच लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन दोनों में टकराव हुआ, उन दोनों में कोलिशन हुआ, उन दोनों में टेंशन हुआ. तो ये जो डच वाले कह रहे थे कि हम मेजॉरिटी है 59% है तो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन में जो भी फ्रूट्स है, जो भी बेनिफिट्स है हमको मिलना चाहिए. लेकिन फ्रेंच वाले चूँकि वो रिच थे और पावरफुल थे तो उन्होंने डच का भी भाग मार लिया, अपना शेयर था ही. तो they got the benefit of the economic development and education. This created tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. तो यहाँ पे कह रहा है कि बेल्जियम का एग्जाम्पल ले रहा है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद a population of over 1 crore which is half the population of Haryana. Of the country's total population, 59% speaks Dutch language, 40% of the people speak French and the remaining 1% speak German. तो यहाँ पे कह रहा है कि मैप नीचे दिया गया है उसमें देखिएगा कि 59% जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और 40% वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 1% वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. लेकिन जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है जो 40% है वो रिच है और पावरफुल है. क्योंकि वो रिच और अमीर और पावरफुल है सो दे यूज देयर पोजिशन and they got benefit of the economic development and education in Belgium. This created tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during 1950s and 60s. तो ये जो French speaking community है, minority community है, वो rich थे, powerful थे and so they got the benefit of economic development and education as compared to the majority of Dutch language. So this created tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during 1950s and 1960s, right. तो ये हो गया आपका बेल्जियम. यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया गया है कितने लोग यहाँ पे है, राइट.
अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम में कैसे अकोमोडेट किया गया है? इन बेल्जियम देयर वाज द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन. अब ये अकोमोडेशन पॉलिसी क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, ये है ग्राफ, ये पिक्चर. अब यहाँ पे देखिए अकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल. ये जो कम्युनिटी डिफरेंस था बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग, ये जो कम्युनिटी डिफरेंसेस था, जो वेरिएशन था, इसको जो है वहाँ के जो बेल्जियम गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से टैक्टफुली डील किया, हैंडल्ड वेल, वेरी वेल इन बेल्जियम. तो नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अकोमोडेशन मतलब अकोमोडेट करना, शामिल करना, साथ लेके चलना सबको. इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल्ड द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल. इन बेल्जियम में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट था वो कम्युनिटी डिफरेंसेस को जो हैंडल करना था वो बहुत बढ़िया हैंडल किया, वेरी वेल. बिटवीन 1970 and 1993 Belgian leaders amended the constitution 4 times and came up with a new model to run the government. तो अकोमोडेशन बेल्जियम के यहाँ पे टॉपिक में कहता है कि बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने ये जो डिफरेंस था बिटवीन डच और जो आपके जहाँ पे जो फ्रेंच लोग थे, इनमें जो डिफरेंसेस था वो डिफरेंसेस को वो दे हैंडल्ड इट वेरी वेल, राइट. एंड दे हैंडल सो वेल कि वहाँ पे अकोमोडेशन, वहाँ पे जो पॉलिसी था वो यहाँ पे वर्कआउट हो गया. तो इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल. बिटवीन 1970 and 1993 बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 times. 1970-1993 के बीच में जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया. एंड देयर आफ्टर केम अप विद अ न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट, राइट. ये हो गया आपका अकोमोडेशन. तो फिर उसको कहता है हियर आर सम ऑफ द की पॉइंट्स, हियर आर सम ऑफ द की नोट्स which can showcase that what are the elements involved in the Belgian model. तो यहाँ पे कह रहा है कि here are some of the elements of the Belgian model. जो बेल्जियन मॉडल था उसका कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब दोनों में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस को ये जो बेल्जियन मॉडल तैयार किया गया सबकी सहमति से, वो अब कहता है यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो it should have number of Dutch and French speaking ministers equal in number. The constitution prescribes that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Right? दोनों बराबर, फ्रेंच हो या डच हो, स्पीकिंग मिनिस्टर दे शैल बी इक्वल इन नंबर. Some specific special laws require the support of the majority of members from each linguistic group. So no single community can make decision unilaterally. तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्पेशल लॉज ऐसे लॉज थे, देयर वर सम स्पेशल लॉज विच रिक्वायर सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. और अगर कुछ स्पेशल लॉज थे विच रिक्वायर सपोर्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच लिंग्विस्टिक, मतलब चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे कोई भी हो, XYZ. तो वहाँ पे डच और फ्रेंच की बात हो रही है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेशल लॉज ऐसे दे रिक्वायर सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप. दस नो सिंगल ग्रुप कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली. कोई एक ग्रुप सिंगल हैंडेडली डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब कि सबको अकोमोडेट करके चलने का वहाँ पे तरीका अपनाया गया. तो पहला पॉइंट से ही समझ में आता है कि कैसे वो तरीका है. पहला पॉइंट ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. कुछ लॉज ऐसे थे, स्पेशल लॉज, जो कि इट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. चाहे फ्रेंच हो, चाहे डच हो, they required support of majority members from each linguistic group. Thus, it created that no single community can make decision unilaterally. Single-handedly कोई डिसीजन नहीं ले सकता इस प्रोविजन के अंतर्गत. सेकेंड पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी दे वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे वर फ्री. थर्ड पॉइंट, Brussels had a separate government in which both communities have equal representation. Brussels
के पास एक सेपरेट गवर्नमेंट था, इट हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज लाइक डच एंड फ्रेंच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा पॉइंट ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर वेर थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरा गवर्नमेंट भी था। दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू one community language only, like Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government had the power regarding cultural, educational and language related issues. चौथा पॉइंट है कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरा काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी था जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये कम्युनिटी बिलोंगिंग टू एक लैंग्वेज, एक भाषा, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, या डच हो या फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग हो, नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी ले सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। ठीक। चौथा पॉइंट में ये कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा सरकार, द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या करता है, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक लैंग्वेज कम्युनिटी उसको इलेक्ट कर सकती है, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, नो मैटर वेयर दे लिव, कोई कहीं पे ले सकता है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। ठीक। द बेल्जियन मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ बिटवीन टू कम्युनिटी। ये जो बेल्जियन मॉडल है ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये जो मॉडल है ये बहुत लंबी समय तक चला और इट अवॉइडेड सिविल वॉर बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज। तो क्या क्या एलिमेंट्स थे बेल्जियन मॉडल का? पहला एलिमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ स्पेशल लॉज थे विच रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ द majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. Second point, the state governments are not subordinate to central government, right? Subordinate. Third point, Brussels has a separate government. Brussels के पास भी separate government था, in which both communities have equal representation. दोनों कम्युनिटी का बराबर का रिप्रेजेंटेशन है। चौथा पॉइंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग उसको इलेक्ट करते थे, चाहे वो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं पे भी रह सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे अब आइए, ये हो गया आपका एलिमेंट्स। द बेल्जियम मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो मॉडल है इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, बट it went a long way in avoiding civil strife between the two major communities of Belgium and France. ये हो गया आपका बेल्जियम स्टोरी। अब नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। बेल्जियम में हमने देखा कि किस तरह से अकोमोडेट करके चल रहे थे, सबको मिला के, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में, नाउ टेक द सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है और इसका पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जैसे कि हरियाणा में लगभग बराबरी है दोनों का। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में पॉपुलेशन डाइवर्स है, वहाँ पे सिनलीज है, वहाँ पे तमिल है, वहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स है, वहाँ पे इंडियन तमिल्स है, राइट। तो वहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हला स्पीकर्स। सिन्हला, वहाँ पे सिन्हला स्पीकर्स स्पीकिंग क्लास है जो कि 74% है, ह्यूज number. Tamil speakers 18%. Among Tamils, there are 2 subgroups, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. You can see the map below to know the population distribution between different communities in Sri Lanka. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ का, उसमें 74% they are Sinhala speakers, speaking people. 18% is Tamil speakers, राइट। और तमिल में 2 तरह के हो गए, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। ठीक। ये देखिए यहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ पे देखिए सिन्हलीज
श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, मुस्लिम्स, ये 4 लोग यहाँ रहते हैं। ठीक। इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी एंजॉय बिगर मेजोरिटी एंड इम्पोज्ड इट बिल ऑन द एंटायर कंट्री। अब चूंकि जो सिन्हला कम्युनिटी है वो 74% ऑफ द पॉपुलेशन है, सो दे एंजॉयड बिगर मेजोरिटी, और वो अपना जो विल है, पावर है, उनका जो थॉट्स है, विजन है, वो दूसरे वो एंटायर कम्युनिटी कंट्री पे थोप देते, इम्पोज कर देते। राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेजोरिटी रूल हो रहा है, मेजोरिटेरिज्म, मेजोरिटेरिज्म मीन मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी जो चाहेगा वही होगा यहाँ पे। नॉट दे आर नॉट फेवर ऑफ accommodation, they are favor of मेजोरिटेरिज्म। राइट। ये देखिए, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। 1948 में श्रीलंका जो है स्वाधीन हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। 1948 में श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट। द सिन्हला कम्युनिटी वॉज इन द मेजोरिटी एंड सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब चूंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में सिन्हला कम्युनिटी जो है इट वॉज इन मेजोरिटी, सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। चूंकि मेजोरिटी में था इसलिए वो सरकार बनाई। दे ऑल्सो फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड श्रीलंका एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। जब ये सरकार फॉर्म किया सिन्हला कम्युनिटी ने जो मेजोरिटी में थे, तो दे फॉलोड पॉलिसी ऑफ प्रेफरेंस देने लगे। किसको? सिन्हला एप्लीकेंट्स को फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जहाँ पे उन्होंने देखा कि सिन्हला एप्लीकेंट्स हैं तो उसको वो फेवर करने लगे। दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने देखा कि ये सरकार जो है सिन्हला एप्लीकेंट्स को, सिन्हला लोगों को फेवर कर रही है, प्रेफरेंस दे रही है गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, तो दे बिकेम टू बी फीलिंग ऑफ एलियनेशन। वो सोचने लगे कि हम एलियनेट हो रहे हैं, मतलब हम मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं। दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द तमिल श्रीलंकन तमिल्स। ठीक। तो ये जो एलियनेशन का भाव था, उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज इन इरोड देयर इंटरेस्ट। तो श्रीलंकन तमिल्स उन्होंने ये सोचा, ये उन्होंने फेल्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सरकार की पॉलिसीज़ है उसमें बराबर का हक उनको नहीं मिल रहा है, और गवर्नमेंट जॉब्स में और भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो इग्नोर किया जा रहा है। ड्यू टू दिस द रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज़ बिकम पुअर। इसी कारणवश जो सिन्हला तमिल कम्युनिटीज़ में जो संबंध है वो संबंध धीरे धीरे खराब होता गया, पुअर बनता गया। Sri-Lankan Tamils launched parties and struggles for the region of Tamil as an official language and for religious autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. तो उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, मूवमेंट्स किया, स्ट्रगल्स किया। उनका एक ही उद्देश्य था कि तमिल को रिकॉग्नाइज किया जाए एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और रिलीजियस ऑटोनॉमी के लिए, सब अपॉर्चुनिटी के लिए, बराबर अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने ये मूवमेंट, ये स्ट्रगल किया। बट द डिमांड वॉज रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन सरकार ने बार बार उनका जो डिमांड था उसको डिनाई करने लगे, करते गए। द डिस्ट्रेस बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्न इनटू अ सिविल वॉर। तो ये जो डिस्ट्रेस था दोनों कम्युनिटी के बीच में, तमिल्स और सिन्हला के बीच में, ये धीरे धीरे बढ़ता गया और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और एक सिविल वॉर के रूप में श्रीलंका में ये होने लगा। एज ए रिजल्ट, इस सिविल वॉर के रिजल्ट में क्या हुआ? एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव बीन किल्ड। हजारों के लोग दोनों कम्युनिटी में मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। कई परिवार को देश छोड़ना पड़ा और दूसरे जगह पे जाके रेफ्यूजी बन के रहना पड़ा। कुछ लोगों को, बहुत लोगों को जो है अपना लाइवलीहुड भी छोड़ना पड़ा। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009, और 2009 में ये सिविल वॉर ख़त्म हुआ। लेकिन ये सिविल वॉर ख़त्म होते होते एक बहुत बड़ा सेटबैक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ श्रीलंका में एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, और वो सेटबैक आज भी चल रहा है, धीरे धीरे वो रिक्यूब कर रहा है। ठीक। तो
यहाँ पे बात हो रही थी मेजॉरिटी की। तो मेजॉरिटी में क्या था यहाँ पे? मेजॉरिटी में जैसे श्रीलंका में मेजॉरिटी में कौन था? मेजॉरिटी में थे सिन्हला पॉपुलेशन। तो सिन्हला पॉपुलेशन के बारे में यहाँ बात हो रही थी कि दे एंजॉयड अराउंड 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका मीन्स 2 करोड़। उसमें 74% जो सिन्हला स्पीकर्स हैं, 18% जो तमिल स्पीकर्स हैं। अब तमिल स्पीकर्स के में भी 2 तरह के हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। ये मैप में नीचे दिया गया है पूरा डिटेल में, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इन श्रीलंका द सिन्हला community enjoyed bigger majority and imposed its will on the entire country. चूँकि सिन्हला कम्युनिटी they were bigger majority with a big party था, and so they imposed its will on the entire country. ये हो गया आपका सिन्हला कम्युनिटी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, मतलब कि रूल ऑफ मेजॉरिटी। इसमें क्या है, श्रीलंका ने इंडिपेंडेंट पार्टी भी 1948 में। उसके बाद सिन्हला कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी, सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब सिन्हला कम्युनिटी मेजॉरिटी में था तो जाहिर सी बात है वो मेजॉरिटी में था तो सरकार बनाई। दे ऑल्सो फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो धीरे धीरे चलते चलते जो सिन्हला पॉपुलेशन है, जो सिन्हला गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, वो धीरे धीरे दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्रिफरेंशियल पॉलिसी। उससे क्या हो, कौन सी पॉलिसी जो फेवर करती थी सिन्हला पीपल को। तो सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स दे बिगैन टू गिव प्रेफरेंसेस टू दीज पीपल। These measures taken by the government gradually increased feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। ये जो मेजर्स लिए गए, इससे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। और इससे अलावा इसके महसूस करने लगे अलग अलग। द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सोचा समझा, उनको ये लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो उनको इक्वल राइट्स नहीं देने वाली, बल्कि उसके उल्टा दे डिस्क्रिमिनेटेड देम अगेंस्ट देम इन गवर्नमेंट गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर राइट्स। मतलब कि श्रीलंकन तमिल्स को एज कम्पेयर टू सिन्हला कम्युनिटी they were denied equal political rights. They were discriminated again in getting jobs and other opportunities, and their interests were also ignored. इसी कारणवश the relationship between Sinhala and Tamil communities became poor, बहुत खराब हो गए। The Sri Lankan Tamils launched, अब इसके जब रिजल्टमेंट हुआ, संबंध खराब हो गए, तो श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टी बनाई, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, स्ट्रगल्स किया for recognition of Tamil as an official language